माय यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आधारशिला, जो कि मिशन प्रेरणा का आगे का एक पार्ट है। मिशन प्रेरणा जिसका कि आपको एक अपडेट देता हूं, जो कि हमारा लक्ष्य थे जो अचीव करने थे 2022 तक, उन्हें कोरोना के चलते 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारा प्रेरणा लक्ष्य, और उसमें क्या था, प्रेरणा लक्ष्यों को हमें निर्धारित कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने 3 पुस्तिकाएं बताई थी, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। इन 3 के बारे में हमें ये बताया गया था कि हमें जो प्रेरणा लक्ष्य मिले थे उन्हें हमें कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो उसी संबंध में हम क्या करते हैं, ये वीडियो है आधारशिला के बारे में। अब आधारशिला है क्या, सबसे पहली बात आती है आधारशिला ये क्या है। जो है क्लासेस में वांछित लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं उनमें सुधार लाने के लिए इस पुस्तिका का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके 6 भाग हैं, यानी इसे 6 भागों में बांटा गया है। भाग 1 जो हमें ये बताता है कि इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हिंदी भाषा के विकास के जो उद्देश्य है उनके बारे में हमें भाग 2 बताता है। वहीं पे भाग 3 हमें गणित के विकास और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताता है। भाग 4 हमें ये बताता है कि हमें जो कक्षा 4 और 5 है उनमें हमें बच्चों को कैसे शिक्षण कार्य करना है, उनका कैसे अवलोकन करना है। भाग 5 हमें आरंभिक स्तर यानी कि कक्षा 1, 2 और 3 इनके बारे में हमें उनका आकलन, उनका मूल्यांकन के बारे में हमें उनका जिक्र करता है। भाग 6 हमें शिक्षण और शिक्षक हैं जो उनका 100 आकलन के बारे में बताता है कि हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में बताता है। तो आइए बात करते हैं भाग 1 के बारे में, जो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चे निश्चित समय अवधि में उस जो लेवल था उस लेवल तक सीख नहीं पा रहे थे। उसके पीछे कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो सारा ज्ञान उस लेवल का नहीं आ पा रहा था। इसके लिए हमें इस पुस्तिका का निर्माण करना पड़ा, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हम बच्चे को उस लेवल तक कैसे ले जाएंगे, इन सब के बारे में इसका बताया गया है। और इस बारे में हमें उस लर्निंग आउटकम्स को हमें अचीव कैसे करना है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो आइए बात करते हैं आखिर लर्निंग आउटकम्स होते क्या है, क्योंकि हमें जब लर्निंग आउटकम्स ही नहीं मालूम होगा तो हम किसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके पाठ्यक्रम में सीखने को ध्यान में रखकर, किसी भी स्टूडेंट के पाठ्यक्रम को सीखने में ध्यान में रखकर हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यानी हम जो भी टारगेट बनाते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लर्निंग आउटकम होता है। अब जैसे कि सपोज करो हमने बच्चे को गिनती सिखाई, तो हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा, बच्चे को गिनती आनी, 1 से लेकर 10 तक गिनती आनी चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या करा, पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम क्या होगा हमारा, बच्चे को गिनती आनी चाहिए। उसके लिए हमने जो भी एफर्ट डाले अचीव करने के लिए, वो क्या कहलाया, हमारे एफर्ट्स थे। उससे हमने जो भी आउटकम हमने अचीव किया वो हमारा क्या कहलाया, लर्निंग आउटकम कहलाया। इसे हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम अपेक्षित दक्षताएं कहते हैं, सीखने का प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका आता है, पहला पार्ट आता है आपका इसका केंद्रीय लर्निंग आउटकम, जो कि हम फोकल लर्निंग आउटकम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये आउटकम्स का एक व्यापक रूप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सीखने का एक व्यापक रूप है आउटकम्स का, जिसका पार्ट में आता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, जो कि इसका ही एक पार्ट होता है, छोटा सब पार्ट होता है। जैसे कि सपोज करो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को डब्ल्यू फैमिली से क्वेश्चन होते हैं उनसे पूछते हैं। जैसे कि सपोज बच्चे केंद्रीय लर्निंग आउटकम यानी फोकल लर्निंग आउटकम क्या होता है, ये एक व्यापक रूप है, इसका ही एक पार्ट होता है, वो होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। जैसे कि सपोज बच्चे मुखर होकर बोलते हैं और सुनते हैं और समझते हैं और हमारी बातों का रिस्पॉन्ड करते हैं, ये क्या है, ये फोकल लर्निंग आउटकम है। इसका ही जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या होगा, बच्चे हमारी भाषा को, हमारे जो भाव है उनको सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं और अपनी भाषा में हमें जवाब देते हैं, ना कि मानक भाषा में, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें हमें बच्चे उत्तर देते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। ये वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है, आधारशिला ERAC वाले सिद्धांत पे काम करती है, जहाँ पे E मतलब एक्सपीरियंस, R मीन्स रिफ्लेक्शन, A मीन्स एप्लीकेशन, C मीन्स कंसोलिडेशन होता है। आधारशिला ये वाले मोड पे काम करती है। अब E मीन्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है, हमने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, मान लेते हैं वहां पे जाके हमने उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके जो जो सीखा वो क्या हुआ, वो हमारा वहां पे जाकर के अनुभव हुआ। ठीक, फिर हमने क्या करा, उसे रिफ्लेक्शन किया, यानी कि हमने उसके आकर के चिंतन किया, उस पर विश्लेषण किया, उसका मनन किया, यानी कि उसकी जो भी पॉजिटिव साइड से हमने निकाली, नेगेटिव साइड से हमने वो भी निकाली। दोनों चीजों का हमने क्या करा, अच्छे से एनालाइज किया। फिर हमने उससे क्या करा, एप्लीकेशन किया, यानी हमने उन जो साइड्स थी उन्हें हमने क्या करा, उन्हें हमने अपने ऊपर एप्लीकेशन किया, यानी कि इम्प्लीमेंट किया चीजों को, यानी अभ्यास कराया बच्चों के साथ, बच्चों पे अभ्यास करा, उन्हें सिखाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने उसका निष्कर्ष निकाला कि जो हम सीख कर आए थे हमने उसमें से क्या क्या चीजें देखी, हमने जब सिखाया, यानी हम जो अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया, फिर हमें वहां से क्या नतीजे मिले, इसका हमें रिजल्ट कैसे मिले, हमने उसे निष्कर्ष निकाला। ये कैसी है, ये चक्रीय प्रक्रिया यानी सर्कल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि क्या हुआ,
एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस आएगा। तो हमने निष्कर्ष निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा अनुभव करेंगे उस चीजों का, दोबारा हम उन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, फिर हम उसको कंसोलिडेशन करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया क्या रहेगी, चलती रहेगी। अब हम ये सारी गतिविधि कैसे कर सकते हैं, गतिविधि हम देखते हैं बहुत सारी होती है, उसे हमने क्या करते हैं, गतिविधियों को हमने अगर हम डिवाइड करें, हम 4 तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आपकी मौखिक गतिविधि, दूसरा आता है लिखित गतिविधि, तीसरा आता है आपका सामग्री आधारित गतिविधि, और चौथी आती है आपकी आईसीटी बेस्ड एक्टिविटीज। ठीक है, मौखिक गतिविधि में क्या करते हैं, हम बच्चों से मौखिक काम कराते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, लिखित में हम लिखित के द्वारा कराते हैं। सामग्री आधारित क्या होती है, हम बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देते हैं, टीएलएम बनवाते हैं, ये सब। आईसीटी बेस्ड क्या होती है, हम बच्चों को हमने कुछ प्रोजेक्ट दिखाया, कोई क्लिप दिखाई, उससे हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, ये था हमारा आधारशिला को कैसे यूज करें भाग 1-2 की ओर, जो हमें ये बताता है कि भाषा और उसका जो उद्देश्य है वो सब के बारे में बताता है। तो भाषा क्या होती है, भाषा होती है हमारे सार्थक शब्दों का समूह, जिनसे हम अपने भावों और विचारों को क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है भाषा। ठीक, अब हम सपोज करो हम क्लास में एंटर हुए, ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, हम बच्चे से हमें बातचीत करनी है। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए कोई ना कोई हमें एक टॉपिक चाहिए, यानी हम उसे डिवाइड करेंगे कि हमें बच्चे से हम कैसे, हाउ टू क्रैक द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम कहते हैं उसके बाद हमने सवाल जो क्वेश्चनर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सूची आधारित सवाल, सेकंड आता है प्रक्रिया आधारित सवाल, थर्ड आता है आपका तर्क शक्ति आधारित, फोर्थ आता है आपका कल्पना आधारित। ठीक है, सूची वाले सवाल कैसे होते हैं, जिनका आंसर, ऐसे सवाल जिनका आंसर 1 वर्ड या 2 वर्ड में होता है, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सूची आधारित सवाल। सेकंड आता है प्रक्रिया आधारित सवाल, यानी कि ऐसे सवाल जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनका हम वर्णन कर सकते हैं, वो कैसे सवाल होते हैं, वो होते हैं प्रक्रिया आधारित सवाल। यानी हम उसे क्या करें, उन्हें हम वर्णन करेंगे उनका। ठीक है, सपोज करो बच्चा मेले से आया, अरे बेटा कहाँ गए थे, मेले गए थे तुमने, हाँ सर मेले गए थे, अच्छा मेले में तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, तो बच्चा क्या कहेगा, उन सब जो चीजें उसने देखी होंगी उन सबको एक्सप्लेन करेगा, उन सबका वर्णन करेगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका तर्क आधारित सवाल, जिसमें हम बच्चे की मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं, उसकी जो थिंकिंग पावर होती है उसे चेक करते हैं। फोर्थ आता है आपका कल्पना आधारित, यानी बच्चे क्या होते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो हमने क्या करेंगे, हम बच्चों को कल्पना आधारित सवाल पूछेंगे। अच्छा बेटा अगर तुम गांव के प्रधान होते तो तुम क्या करते, तो बच्चा क्या करेगा, उन कल्पनाओं में जाकर के सोचेगा, चिंतन करेगा, फिर क्या करेगा, हमें बताएगा कि अरे सर मैं प्रधान होता तो मैं ये करता, वो करता, ये बहुत सारी चीजें वो गिनाता है, मतलब जो जो उसकी कल्पनाओं में आती है वो सारी चीजें वो बताता है हमें। ये बहुत सारे सवाल होते हैं इस टाइप से, जिससे कि हम कहते हैं बच्चे से कम्युनिकेशन को क्रैक कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा आपके साथ फैमिलियर हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी भाषा के कैसे 2 पहलू हम उसे देखते हैं, कोई भी भाषा होती है उसके 2 पहलू होते हैं, एक आता है यांत्रिक, दूसरा आता है भाव। यांत्रिक मतलब लिपि, यांत्रिक अंदर आपकी लिपि आती है, वर्तनी आती है, उच्चारण आते हैं, यानी जो भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है वो किसमें आता है, वो आपका यांत्रिक में आता है। सेकंड आता है आपका भाव, भाव में आपके विचार आते हैं, आपकी अभिव्यक्ति आती है, वो सब किसमें आता है, वो आता है आपके भाव। ठीक है, अब भाषा को हमने डिवाइड भी कर दिया कि कौन सी यांत्रिक है, कौन सा भाव है। ठीक है, अब भाषा को सिखाने के क्या तरीके हैं, कोई सिद्धांत पे काम करेगा भाषा, भाषा जिस सिद्धांत पे सिखाई जाती है, जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो होता है LSRW। यहाँ पे L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, सुबोपदी, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो बच्चे को सबसे पहले हम उसकी जो लिसनिंग पावर्स होती है उसे हमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से सुन लेगा तो वो चीजों को मतलब समझ रहा है। अगर बच्चा उस चीज को सुन रहा है तो मतलब वो बच्चा जानता है कि बेटा वो चीज क्या है। चाहे वो सब हम बच्चे पूछते बेटा नाक कहाँ है आपकी, तो बच्चा क्या करता है, नाक पे हाथ रखता है। बेटा आपके कान कहाँ है, तो बच्चा कान पे हाथ रखता है। आपकी आंखें कहाँ है, तो बच्चा क्या करता है, आंखों पे हाथ रखता है। ये क्या है, ये उसकी लिसनिंग हैबिट्स को तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी स्पीकिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं। हम उसे चीजों को बोलना सिखाते हैं। बेटा बोलो पानी, तो बच्चा बोलता है पानी। बोलो बेटा माँ, तो बच्चा बोलता है माँ। बोलो बेटा जल, तो बच्चा बोलता है जल। बच्चा वो कहते हैं बेटा बोलो बेटा घर, तो बच्चा बोलता है घर। उससे हम कहते हैं बच्चे की स्पीकिंग पावर्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जब बच्चे ने सुन लिया, बोल लिया, अब क्या करेगा, अब बच्चे को हम पढ़ना सिखाते हैं। बच्चा सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, चीजों को इसका मतलब समझ रहा है, तो जब समझ लेगा चीजों को तो उसे पढ़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ने लगता है तो उसे बहुत सारी चीजें आसानी हो जाती है पढ़ने में। जब उस पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, उसके एट लास्ट हम बच्चे को लिखने पे जोर देते हैं। उसके बाद हम उसका लिखने से करते हैं कि बेटा अब लिखो। तो बच्चा जब बच्चा सुनता है, समझता है, पढ़ लेता है, तो लिखने में कोई उसे दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छा आसानी से लिख लेगा। ठीक है, ये हिंदी भाषा को करने का, सिखाने का तरीका बताया गया है इस
के माध्यम से। उसके बाद में आता है हमारा भाग 3, जो हमें गणित के क्रियाकलापों के बारे में बताता है। अब गणित में क्या होता है? गणित होता है एक मूर्त ज्ञान, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखने की प्रक्रिया, मूर्त से अमूर्त चीजों की ओर सीखने की प्रक्रिया का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम भाषा में LSRW का यूज करते हैं, उसी प्रकार से हम गणित में भी एक सिद्धांत का यूज करते हैं जिसे हम ELPS कहते हैं। E मीन्स एक्सपीरियंस, L मीन्स लैंग्वेज, P मीन्स पिक्चर एंड S मीन्स सिंबल, यानी कि संकेत। ठीक है, E मीन्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब ठोस वस्तुओं से गिनती गिनाना। ठीक है, उनसे जोड़ना घटाना सिखाना बच्चों को। जैसे कि प्रश्न, जैसे कि पैसे दिए, बेटा आपको 10 रुपए थे, 5 रुपए हमने ले लिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचे। ये क्या है? एक्सपीरियंस। तो ये बेटा तुम दुकान वाले के पास गए, तुमने उसे 10 का नोट दिया, उससे तुमने 5 रुपए के कुरकुरे ले लिए, तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? तो बच्चा बताएगा मेरे पास 5 रुपए बचे। ये क्या है? उसका जो एक्सपीरियंस हुई है, उसने क्या करा, दुकान पे वो जाता है, कुरकुरा वो खरीदता है। ठीक है, उसे सब चीजों का ज्ञान है। हमने क्या करा, हमने उस चीजों को, उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में लेके आ गए, मैथमेटिक्स में लेके आ गए। तो क्या करा, बच्चा समझ गया कि जोड़ कैसे कहते हैं, घटाना कैसे कहते हैं। ठीक है, उसका होता है L मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, हम बच्चे से जब प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछते समय मानक भाषा का यूज नहीं करेंगे। मानक भाषा का यूज ना करके हम जो बच्चा जो लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा है, हम उसकी भाषा में हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, उस पर हम ज्यादा जोर देंगे। क्योंकि बच्चा जब शुरुआत में आता है तो उसे सीधे मानक भाषा नहीं आती है, वो किससे फैमिलियर होता है, वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उससे ज्यादा फैमिलियर होता है। इसलिए हम बच्चे से मानक भाषा ना छोड़, मानक भाषा को छोड़ के हम बच्चे से जो उसकी जो लोकल लैंग्वेज, उसमें हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, फिर P मीन्स आता है पिक्चर। पिक्चर मतलब हम बच्चों को चित्रों को दिखा दिखा के बच्चों से पूछते हैं। दो, जैसे एक हमने चित्र दिखाया, उसमें बच्चों में 2 शेर दिखे, बेटा ये कितने शेर हैं? तो बच्चा बताएगा इसमें 2 शेर हैं, यानी कि 2 हैं। तो बच्चा गिनना भी जानता है कि 1, ये 2। हमने उस बच्चे को 2 नोट अलग अलग सिक्के दिखाए, एक का सिक्का, एक का सिक्का, तो बच्चा बताएगा ये 2 सिक्के हैं। 3 दिखाए तो बच्चा बताएगा 3 सिक्के हैं। इस प्रकार से हम बच्चों से चित्रों से बात करेंगे। जब इन सब चीजों से हो जाएगा, उसके बाद हमें एट लास्ट उसे हम सिंबल से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेसर देन। इन सब सिंबल से हम बच्चे को एट लास्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो बच्चा सब कुछ जान जाएगा तो वो बच्चा अपने आप सिंबल्स पहचान जाएगा। और हम सही उत्तर से ज्यादा किस पे फोकस करते हैं, सही प्रक्रिया पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ सही उत्तर। बच्चे को बताएंगे बच्चे जोड़ना किसे कहते हैं, तो बच्चा बताएगा जोड़ना किसे कहते हैं। अब हम बच्चे को बताएंगे जोड़ना किसे कहते हैं। जोड़ना क्या होता है, किसी संख्या में कुछ बढ़ा देना या कुछ ऐड कर देना क्या कहलाता है, जोड़ना कहलाता है। और किसी संख्या में से कुछ निकाल लेना या कुछ कम कर देना क्या कहलाता है, घटाना कहलाता है। ठीक है, अब गुणा क्या होती है, गुणा क्या होती है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। किसको, एक संख्या उसे हम बार बार जोड़ेंगे, उसकी जो शॉर्ट प्रक्रिया है, जो शॉर्ट प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुणा कहते हैं। ठीक है, अब भाग क्या होती है, किसी भी संख्या में से एक संख्या को लगातार घटाना, उसका जो छोटा रूप होता है वो क्या कहलाता है, वो भाग कहलाता है। तो हमने बच्चों को चीजों को अच्छे से इंप्रूव कर दिया, बच्चे को समझा दिया, तो बच्चा जान गया कि जोड़ना मतलब किसी चीज में बढ़ाना, घटाना मतलब किसी चीज से किसी चीज को कम करना, गुणा मतलब किसी भी संख्या में उसी संख्या को लगातार जोड़ते रहना, भाग मतलब किसी संख्या से कोई एक संख्या लगातार घटाते रहना, वो कहलाती है भाग कहलाती है। तो बच्चा इन सब चीजों को जान जाता है। इन सब चीजों के बाद हम बच्चे को बताते हैं कि मापन और ज्यामिति से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मापन क्यों, बच्चा दुकान पे जाएगा तो उसे मालूम होना चाहिए, जब वो दुकान पे जा रहा है तो उसे किलो, लीटर, ग्राम, इन सब में से क्या मालूम चाहिए, इन सब में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तभी वो अपने दैनिक जीवन में यूज कर पाएगा इन सब चीजों को। अब ज्यामिति में हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, रेक्टेंगल सिखाते हैं, ट्राइंगल सिखाते हैं, ठीक है, सर्कल सिखाते हैं, सिलेंडर शेप सिखाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जानता है कि क्या ये लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या स्लंट हाइट है, या फिर जो ट्रायंगल सिखाएंगे उसमें सिखाएंगे। बस जो जो चीजें हम सिखाते हैं उस चीजों का उसका यूज होता है। उसके बाद हम बच्चों को करेंसी सिखाते हैं, करेंसी के बारे में, मुद्राएं। करेंसी क्यों सिखाते हैं, क्योंकि पैसा जो होता है उसका जो दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो बच्चा पैसों से फैमिलियर हो, उन सबका हिसाब किताब बच्चे से जानता हो, इन सब चीजों को बताने के लिए हम बच्चे को करेंसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, उसका हम कैलेंडर इंट्रोड्यूस कराते हैं। कैलेंडर क्यों, दिन, वीक, सप्ताह, महीने, तारीख, इन सब चीजों, वर्ष, इन सब चीजों से हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सिर्फ बच्चा फैमिलियर हो जाए इन सब चीजों से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा भाग 3। अब हम आते हैं भाग 4 की तरफ, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हम कक्षा 4 और कक्षा 5 उनमें उनको हमें कैसे पढ़ाना है और हमें कैसे उनका वो करना है, इवैल्यूएशन करना, उन सब के बारे में बताया गया है अगले भाग में। इसमें क्या होता है, हम जो भी क्रियाकलाप कराते हैं, जो भी हमने क्रियाकलाप कराया उसमें हम ध्यान रखते हैं हम सभी बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, चाहे हम किसी जेंडर के हो या फिर वो किसी भी, उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनका कोई भी रहा हो, हम उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सारे बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएंगे बराबर तरीके से, जिससे क्या होगा
उन बच्चों में कोई भी हीन भावना जागृत नहीं होगी। जो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं उसका हमें हनन नहीं करना है, उसका हमें सदुपयोग करके उसके साथ साथ हमें उन्हें मानक भाषा भी सिखाते रहनी है। ये हमारा दायित्व होता है, क्योंकि अगर हम बच्चे को डायरेक्ट मानक भाषा सिखाएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उसे भय लगेगा और वो क्या करेगा, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो अच्छा चीजों को समझ नहीं पाएगा और वो चीजों से डरने लगेगा या फिर वो भयभीत हो जाएगा। इस चक्कर से हो सकता है वो कुछ रीजंस के पास फिर वो स्कूल भी ना आए, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक होगा। उसके बाद हम बच्चे को टाइम टू टाइम उचित फीडबैक देंगे। उचित फीडबैक क्यों देंगे? फीडबैक इसलिए जरूरी होता है जिससे कि बच्चे को मालूम हो कि हमें कहाँ पे और इम्प्रूव करना है। ये सब किस में आता है? ये सब बच्चे को उचित फीडबैक देंगे तभी ऐसा हो सकता है, बिना फीडबैक के कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम बच्चे को कंटिन्यूअस फीडबैक देंगे जिससे कि हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से अचीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिवीजन होता है बच्चों का, जो बच्चे जो छूट गए या फिर जो कोई बच्चा है उसका कोई टॉपिक छूट गया तो हम क्या करेंगे, बच्चों को रिवीजन पे भी जोर देंगे। जिससे क्या हुआ, हम उसे रिवीजन पे करा के क्या करेंगे, उनका जो पुनर्वलन है उस पर हम उन्हें जोर देंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चे पीछे रह गए थे या फिर कुछ बच्चों को कुछ समय टॉपिक समझ में नहीं आ पाया था अच्छे से, तो जब रिवीजन कराएंगे तो क्या होगा, उन बच्चों को भी वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, उन्हें वो बच्चे अपने आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। भाग 5 जिसमें हमने आकलन के और अवलोकन के बारे में बताया गया आरंभिक स्तर पर। हम क्या करें, आरंभिक स्तर पर जो अवलोकन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अवलोकन में हम ये जा सकते हैं कि जो बच्चे के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो किस लेवल तक सही है और उसमें क्या और सुधार की जरूरत है। ये सब हमें किससे मालूम होगा, जब हम चीजों को इवेल्युएट करेंगे तभी तो हमें मालूम होगा कि बच्चा क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। इन सब चीजों को करने के लिए हमें इसकी आइडिया लगा, इसकी हमें जरूरत पड़ी, ठीक है। इससे क्या होगा, हम जो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स, जो सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम्स हैं उसके लिए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को एक लगातार हम उसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमें उस चीज की कमियां मालूम पड़ जाएंगी, कि हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये बच्चा है इसमें, ये बच्चे में ये कमी है। क्यों ये हमें कैसे मालूम पड़ा, ये हमें ऐसे मालूम पड़ा जब हम उस बच्चे को कंटिन्यूस इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें हर एक बच्चे का अलग अलग प्रपत्र तैयार करना होगा। प्रपत्र में क्या होगा, प्रपत्र में हम ये जानकारी रखेंगे कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट इसका स्ट्रेंथ में आता है, कौन सा इसका वीकनेसेस में आता है, या फिर इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, उसके बेस पे हम उसे ट्रीट करेंगे। हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमसे क्या करता है, हमारी दवाइयां जांच करता है ना, कि हमें क्या हमारे अंदर कमी है, क्या बड़ा क्या ज्यादा है, उसी बेस पे तो हमें मेडिसिन लिखता है। उसी बेस पे हम क्या करेंगे, हम बच्चे का एक प्रपत्र तैयार करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें हम बच्चे की इंडिविजुअल बच्चे की जानकारी हम उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, और हम अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करेंगे। स्वयं का मूल्यांकन क्यों करेंगे, स्वयं का मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये इन सब चीजों के बारे में इसमें भाग 5 में बताया गया है। उसके बाद आता है भाग 6 जिसमें हमें खुद के इवैल्यूएशन के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। खुद के इवैल्यूएशन के हमें बताया गया कि हमारे इवैल्यूएशन के जो स्तर होते हैं, जो लेवल होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 लेवल के बारे में बताया गया है, A B C D, जहाँ A मीन्स सबसे अच्छा और D मीन्स सबसे बेकार। हमारे पास कोई बच्चा आया फर्स्ट क्लास में, वो बच्चा क्या है, मतलब डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये कौन से लेवल की बात है, ये हमारे डी लेवल की बात है। डी लेवल में जो बच्चा हमारे पास आता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा सहमा हुआ होता है, उसे विद्यालय के परिवेश से इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं होता है, इसके लिए वो बच्चा मतलब अनजान होता है उसके लिए ये सब चीजें। वो बच्चा हमें मिलता है, उस बच्चे को हमें ए लेवल तक लाना है। ए लेवल हमें क्या बताता है, ए लेवल हमें ये बताता है कि जो बच्चा हमारे पास आया है वो अच्छे तरीके से बोल ले, मुखर तरीके से बोलेगा, अपने विचारों को एक्सप्रेस करेगा और हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। ये क्या है, ये हमारा ए लेवल में हो जाएगा। इसमें एक होता है जो हमारा बी लेवल होता है, वो हमारा अपेक्षित स्तर माना जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो टीचर होगा वो बी लेवल तक तो बच्चे को ले ही आएगा, बी लेवल तक हम बच्चे को ले ही आते हैं, ये हमारा मानना होता है, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश कहाँ तक करनी है, कोशिश हमें ये करनी है कि हम बच्चे को बी लेवल से लेकर आके ए लेवल तक लेके आ जाए, ये हमें कोशिश करनी होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं बच्चे के ऊपर, बच्चे को हम अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे से हम बार बार इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने हम जो रिलेशनशिप है उसे अच्छे से बढ़ा सकते हैं, बच्चे के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा 100 आकलन में आता है। और हमारा क्या होता है, स्कूली व्यवस्था जो है उसे बदलाव लाने के लिए या फिर उसे और सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे सुधारने के लिए हमारे जो जरूरी पहलू है वो कितने जरूरी पहलू बताए गए, 3 जरूरी पहलू बताए गए हैं। पहला आता है संबंध, दूसरा आता है प्रक्रिया और तीसरा आता है परिणाम। संबंध क्या होता है, किसी भी चीज को संभालने के लिए हमारी जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप आपकी टीचर के बीच में हो सकती है, टीचर स्टूडेंट के बीच में हो सकती है, स्टूडेंट पेरेंट्स के बीच में हो सकती है, टीचर पेरेंट्स के बीच में हो सकती है,
ठीक है। टीचर और एनवायरनमेंट के बीच में भी हो सकती है। ये क्या होती है, ये संबंधित होते हैं। हमारे जिसके साथ जितने अच्छे संबंध होंगे हम उन चीजों को अच्छे से और हैंडल कर सकते हैं। जैसे समझ करो टीचर और टीचर का आपस में संबंध बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे अगर टीचर का आपस में संबंध अच्छा होगा तो उनका तालमेल अच्छा होगा, उनका जो कोऑर्डिनेशन होगा वो भी अच्छा होगा, फिर जो काम करने का जो एटमॉस्फेयर होगा, यानी जो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा काम करने के लिए। उसके बाद हम करें टीचर और स्टूडेंट का तालमेल। जी हाँ, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होगा वो भी एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों, अगर बच्चा टीचर से डरेगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा, और टीचर अगर कहीं बच्चे को डराएगा तो वो उसे कभी सिखा नहीं पाएगा। इसके लिए उन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि दोनों लोगों के बीच में अच्छे से तालमेल बैठे और दोनों एक दूसरे की बातों को समझे और माने। जरूरी नहीं कि हर बार बच्चा ही माने, कभी कभी टीचर को भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये तालमेल होता है, यही तो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, टीचर और पेरेंट्स के बीच में तालमेल होना चाहिए। पेरेंट्स की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो बच्चे ने स्कूल में सीखा है, बच्चे ने जो स्कूल में सीखा है उसे वो घर जाकर के अच्छे से रिवाइज करे, उसके पेरेंट्स उसे कहें कि बेटा तुम्हें क्या काम मिला, उसे अच्छे से काम करो। अगर मान लो किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या करेंगे, हम क्या करें सर, हम कैसे काम देखें, हम तो पढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, आप पढ़ नहीं पाते लेकिन आप बच्चे से कह तो सकते हो कि बेटा हमें जो काम मिला है स्कूल में वो तुमने किया या नहीं किया। अगर आप बच्चे से पूछोगे ना डेली कि बेटा काम करा या नहीं करा, तो बच्चे के अंदर डर बना रहेगा, यार पापा पूछेंगे हमसे काम में, फटाफट काम कर लूं, याद करने को दिया वो फटाफट याद कर लूं, नहीं तो सर हमारे पापा जो है हमारे स्कूल में शिकायत कर देंगे। ये बच्चे के अंदर ये होना चाहिए, एक इज्जत बनी रहनी चाहिए। ये क्या होता है, ये तभी संभव होगा जब टीचर और पेरेंट का तालमेल अच्छा होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रक्रिया। अब प्रक्रिया क्या होती है, हमें फोकस करना चाहिए कि हम बच्चे को भयमुक्त शिक्षा दें, यानी हम बच्चों को डराएं नहीं, उन्हें धमकाएं नहीं, उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से हम उनसे हैंडल करें। तो भयमुक्त शिक्षा का इसमें क्रेज चल रहा है, भयमुक्त शिक्षा ही इस समय प्रमोट की जा रही है, इसलिए हमें भयमुक्त शिक्षा ही देनी है। और हम बच्चे को करके सीखने पे बल देना चाहिए। बच्चा जितना खुद से करके सीखेगा उतना वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा और वो ज्ञान बच्चे को स्थायी रहेगा। हम उसकी जो रटने की प्रक्रिया है हम उस पर बल नहीं देना चाहिए। और हम कहें जो अभिभावक हैं उनका सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए स्कूल की व्यवस्थाओं में। जैसे सपोज करो स्कूल ने एक पीटीसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, उस मीटिंग में उसके जो बच्चे के जो अभिभावक हैं वो स्वयं से आने चाहिए और अपने बच्चे की कमियां पूछनी चाहिए, अपने बच्चे की अच्छाइयां पूछनी चाहिए कि सर हमारा बेटा कैसा काम कर रहा है, यानी पढ़ने में कैसा हो गया है, अच्छा है खराब है, काम नहीं करता है, आप बताइए हमें इसकी जो शिकायत है। इन सब के बारे में बच्चे से पूछना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर एक इज्जत बनी रहती है कि आप हमारे जो सर है वो पापा से बता देंगे, पापा हमारे हमसे डेली पूछते हैं कि हमें काम मिला नहीं मिला, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है, एक सीखने का प्रक्रिया बनती है, ठीक है। उसके बाद आता है परिणाम। परिणाम क्या होते हैं, परिणाम हमारे क्या है, लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना ही हमारा क्या है, हमारे परिणाम। हमने कोई भी लर्निंग आउटकम बनाया, उसे अगर हमने अचीव कर लिया तो हमारे परिणाम सकारात्मक रहे, नहीं कर पाए तो हमारे परिणाम कैसे रहे, नकारात्मक रहे। सकारात्मक परिणामों की तरफ अचीव करना है, नहीं जो वांछित लर्निंग आउटकम्स होते हैं उन्हें हमें अचीव करना ही क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग आउटकम्स अचीव करना कहलाएगा। तो हमें क्या होगा, हमारे परिणाम कैसे होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। ये था हमारा भाग 6 आधारशिला मॉड्यूल के बारे में पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द बिलो सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।